हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल तमें सॉन्ग्स। ओके बच्चों, लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों नीट 2025 के ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे। अब बच्चों नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर देखते हैं बच्चों, कैसा आया था, भारी आया था, हल्का आया था, कैसे क्वेश्चंस का लेवल था। अभी तक जो नीट का जो फिजिक्स का पेपर है वो सभी बच्चे भारी बता रहे हैं। तो हम देखते हैं बच्चों केमिस्ट्री का पेपर कितना भारी आया है। अभी जब लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो उसके अंदर एक क्वेश्चन मुझे भारी लगा था। सिर्फ सिर्फ वन क्वेश्चन, 12 या 30 क्वेश्चन आई थिंक मैंने करे थे, उस पर वीडियोस बनाई थी। तो उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन मुझे भारी लगा जो बच्चों को टाइम टेकिंग हो सकता है। अगर कोई ढंग से करे तो उसको 2 मिनट लग सकते हैं, ठीक। और अगर प्रैक्टिस हो तो 1 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा भारी उसमें मान सकता था। आइसोमर्स काउंट करने का क्वेश्चन था जिसमें 10 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो आज देखते हैं बच्चों इस वीडियो के अंदर कि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस किस हद तक भारी आए हैं, आसान आए हैं, कैसे आए हैं। तो उनको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर तक जाएंगे और जाने के बाद देखेंगे कि उसमें कितना टाइम लग सकता था बच्चों को, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं बच्चों। बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं टॉपिक भी बताऊंगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, फिर उसमें ये करेंगे सॉल्व। उसको करने के बाद देखेंगे कि कितना समय हमें लग रहा है उस क्वेश्चन को एक्चुअल में, बच्चे को कितना लगना चाहिए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए ठीक है बच्चों, करते हैं फिर। ये क्वेश्चंस आपके सामने लिखा है, रेट कांस्टेंट देखते ही समझ जाओ बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, ठीक है। बच्चों एक बात आपने पढ़ी होगी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट से हमें ऑर्डर का पता चल जाता है, क्योंकि हमें कहीं से कहीं तक इस सवाल के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पता नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पता हमें चलता है रेट की यूनिट से। तो रेट की यूनिट पर सेकंड है, सभी बच्चे जानते हैं पर सेकंड पर मिनट की यूनिट जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है, ठीक है। अच्छा यहां तक समझ में आ गया। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू गेट रिड्यूस टू 0.9 m, ठीक है। मतलब 7.2 कंसंट्रेशन से 9 कंसंट्रेशन 0.9 कंसंट्रेशन घटने तक कितना समय लगेगा वो बताना है बच्चों। बहुत ही सरल सवाल है, मैं इसे भारी बिल्कुल नहीं मानूंगा। फर्स्ट ऑर्डर का डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आया है। अगर हम सॉल्व करेंगे, पेपर के अंदर सॉल्व करेंगे, हार्डली 30 सेकेंड, हार्डली 30 सेकेंड, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला सभी को पता है बच्चों, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं आंसर। तो टाइम निकालने के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है विच इज कॉल्ड टी एंड 1/k ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई थिंक ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, क्लियर है, वेरी सिंपल फॉर्मूला है ये। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 1 सेकंड के अंदर आंसर आना है। सिर्फ के की वैल्यू रखनी है। के की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/0.03 ये रख दी। ln लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 7.2 रख दो बच्चों, 7.2 रख दिया हमने। 7.2 रखने के बाद हमने जो फाइनल टी टाइम पे कंसंट्रेशन हो गई है, जो हमें टाइम निकालना है वो है 0.9, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी देखो कितनी इजी है। पॉइंट से पॉइंट उड़ गया। 9 8 जा 72 होते हैं, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और लॉग में 3 होता है तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, सभी बच्चों को पता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 3 स्टार्टिंग में आ गया अपॉन 0.03 इंटू ln 2। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी, कितनी आसान कैलकुलेशन है बच्चों। देखो पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ा लिए, ठीक, और 3 से 3 कट गया तो 100 बचा ऊपर। तो क्या आ गया बच्चों? 100 तो ऊपर बचा, इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6932, सभी बच्चों को याद होती है। ln 2 की, log 2 की तो होती है 0.3010, ठीक। लेकिन ln 2 की वैल्यू जब हम 2.303 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो मुझे डायरेक्टली याद है 0.6932। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 0.6932, ठीक है। अब यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो यही आंसर ऑप्शन में था। 69.32 इज द आंसर। इतना टाइम लगेगा? बताओ बच्चों कैसा क्वेश्चन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस छोटा सा फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए और क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आप इसको बोलें कि भारी क्वेश्चन है, तो मैं इसको बिल्कुल भी भारी क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रखता हूं। ये जैसे पहले आ रहे थे क्वेश्चंस
नीट में ये वैसे ही क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, देखेंगे कि भारी है आसान है। अभी तक तो मुझे पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का बिल्कुल भी भारी नहीं लगा। आप नोट कर सकते हो इसको, या फिर पॉज कर लो, नोट कर लो। मैं ओके बच्चों, तो आपके सामने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों, ये भारी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तो मतलब ये तो 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। मतलब ये बिल्कुल ही 10 सेकंड वाला क्वेश्चन है। आप देखो जरा, पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या आया है नीट के अंदर। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं बच्चों भारी, सारे भारी नहीं होते हैं। ठीक तो जैसे कि पूरी ऑर्गेनिक जितनी भी आई उसमें एक क्वेश्चन भारी निकला, बाकी सब तो आसान थे। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो जिसने भी नहीं देखी है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि एक रिएक्शन दे रखी है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, उसके लिए डेल्टा एच दे रखा है और 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। करेक्ट स्टेटमेंट्स के लिए अलग से ऑप्शंस बने हुए हैं, आपके पास पेपर होगा, आप जाके देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इज इट क्लियर, या कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, मैं ये आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि कितना सरल क्वेश्चन है। मतलब ये फिजिकल का तो क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन है। तो जरा देखो बच्चों, डेल्टा एच के डेटा को देखते ही समझ गए डेल्टा एच पॉजिटिव है। अब डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये बात तो सब समझ में आ रही है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ये बात भी आपको पता होगी। तो ये पूछा गया था कि एनओ के फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एनओ के ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो एनओ का ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वही तो पूछा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा, तभी तो रिएक्शन आगे जाएगी, क्योंकि रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करवाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, टेम्परेचर को ज्यादा रखना पड़ेगा, खाना बोल दो, वेरी गुड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट कि ए में टेम्परेचर ज्यादा बोला है, ठीक है, बी में कम बोला है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो ही गया। जब ए में ज्यादा है तो बी में गलत, कम वाला बोला है तो कम तो गलत हो गया। अच्छा, एक बात आपको पता है कि जिस साइड की भी, किसी भी इक्विलिब्रियम के अंदर जिधर साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उसकी अपोजिट साइड रिएक्शन भागती है। इज इट क्लियर, तो बस यही वाला फैक्ट लगा के सवाल करना है। ठीक, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2, अगर हम N2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो N2 के अपोजिट NO की तरफ रिएक्शन भागेगी, तो NO ज्यादा बनेगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। NO के ज्यादा बनने के लिए N2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ये तो हमारे फेवर में बात हो गई। क्लियर हो गया। अच्छा, O2 की बात करें तो O2 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो भी ये इसके अपोजिट, मतलब NO की तरफ रिएक्शन भागेगी, ये भी हमारे फेवर में बात हो गई। मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 भी फॉरवर्ड डायरेक्शन को फॉलो करेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो NO ज्यादा बनेगा। तो हम बोलेंगे 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए, A, C एंड D। कितना सरल क्वेश्चन था, बताओ इसमें कितना समय लग सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप खुद ही बता सकते हो। इसमें सिर्फ इतना समय लग सकता है कि बस एक बार देखा, टिक 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 हो गया, अगर प्रैक्टिस है तो। क्लियर है, ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड लेता। क्लियर है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी थी। तो अभी तक के 2 क्वेश्चन मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के करे, मुझे कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं लगा। मतलब भारी मेरे लिए तो क्या ही होगा, ठीक, बच्चों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अगर आप फ्लो में क्वेश्चन करते हुए आ रहे हो ऊपर से, तो ये क्वेश्चन सामने आएगा तो आप इजीली कर दोगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया, आप समझ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि वो भारी आता है आसान आता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। ओके बच्चों, जरा ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो बोर्ड पे आप कौन से टॉपिक से आया क्वेश्चन, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है बच्चों, सिंपल सी बात बोल रहा है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आया आपका दिमाग घूम के कहां जाएगा, सोल्यूशन चैप्टर पे। बॉइलिंग पॉइंट वहीं डिस्कस किया जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सब कहां डिस्कस किया जाता है, सोल्यूशन चैप्टर में डिस्कस किया जाता है। इज इट क्लियर, तो बहुत बढ़िया है। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन है, तो जल्दी से देखो, तो डेल्टा टीबी का क्वेश्चन आया है ये, डेल्टा टीबी। अच्छा,
डेल्टा टीबी की बात करें अगर हम, तो डेल्टा टीबी जो होता है वो टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है। अब हमसे पूछा क्या है, ध्यान से देखो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया है। तो बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट कब होगा, जब टीबी ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें, पहले तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की देखें। जिसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी ज्यादा कब हो सकती है, जब टीबी ज्यादा हो। तो हमें एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को तो देखना है। अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ही तो देखना है। जिसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बच्चों? अब हमें सीधा सीधा फंडा आ गया कि हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सवाल बन गया, तो डेल्टा टीबी का सवाल बन गया। हमें ये छांटना है डेल्टा टीबी किसका ज्यादा होगा। वेरी गुड। अब कंसंट्रेशन तो लगभग सबकी सेम ही दे रखी है, 0.01 0.01 0.01 0.01, ये 5 लगा दिया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन तो लगभग लगभग सेम है, तो कंसंट्रेशन तो डिपेंडेंट है नहीं। फिर किससे देखें, फिर तो बच्चों एक ही बात आती है कि वांट ऑफ फैक्टर से देख लो। और वांट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा होता है, जिसके आयंस ज्यादा होते हैं। सभी बात आपको पता होगी, सारी चीजें मैं छोटी छोटी चीजें बताता जा रहा हूं। किसके ज्यादा होते हैं, जिसके आयंस ज्यादा होते हैं। आयंस किसके ज्यादा होते हैं, देखो यहाँ पे कितने आयन है, ये तो यूरिया है। यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आयंस में नहीं टूटता, इसका तो एन फैक्टर 1 होगा। इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। सॉरी, मैं एन फैक्टर बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी। एन फैक्टर पढ़ाया था मैंने आज, तो एन फैक्टर मुंह से निकल रहा है। तो वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। इज इट क्लियर? वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा इसका। इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, एक आयन NO3 का है, एक आयन इसका है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। इसका जो वांट ऑफ फैक्टर है 1, और इसका कितना हो गया, 2। इसमें कितने आयन है, 2 सोडियम के, एक सल्फेट का, तो वांट ऑफ फैक्टर 3 हो गया। ये तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपने आयंस में नहीं टूटता, इसका भी वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया। सबसे ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर किसका है, थर्ड वाले का। तो थर्ड वाला आई वैल्यू सबसे ज्यादा रखता है। तो आई वैल्यू सबसे ज्यादा, डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा। डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया हमारा, सी। अच्छा बताओ, ये तो मैंने इतना बोला है आपको समझाने के लिए। क्या अगर किसी को कंसेप्ट आता है तो उसको समझाना थोड़ी है, उसको तो फटाफट से टिक लगाना है, यस और नो। देयर इज मतलब 10 सेकंड क्वेश्चन, 10 सेकंड में कर सकता है कोई भी। फटाफट से देखा, अच्छा ये ठीक है, इसने ये देखा, फटाफट से 3, इसका वांट ऑफ फैक्टर, खत्म आंसर। बताओ, अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चे। बस ये बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री बहुत भारी है, कैलकुलेशन नहीं सॉल्व होती, ये है वो है, कुछ ऐसी बात नहीं है। नीट और जेई मेन में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं फिजिकल केमिस्ट्री में। नीट और जेई मेन में फिजिकल केमिस्ट्री आसान आती है, थोड़ी सी मैं मान सकता हूँ, एडवांस में मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत भारी हम मान सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सरल होती है। क्लियर है? ऑर्गेनिक भी सरल होती है, और केमिस्ट्री ओवरऑल ही सरल होती है बच्चों। केमिस्ट्री इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। क्लियर है? और अगर किसी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को सही से पढ़ा जाए तो सारे सब्जेक्ट ही आसान होते हैं, लेकिन सही से पढ़ता है थोड़ी है लोग, सही से पढ़ना भी तो चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से ट्रिक पढ़ लेते हैं, तो ट्रिक पढ़ के कुछ ना होगा बच्चों। पेपर अब पता चल रहा है फिजिक्स का पेपर कैसा आया, पता चल गया होगा। जो ट्रिक से पढ़ता है, कि जो एनसीईआरटी के नोट से पढ़ता है कि इसमें से आएगा इसमें से आएगा, ऐसे नहीं बच्चों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक 3 क्वेश्चंस वेरी सिंपल क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। 4th क्वेश्चन देखते हैं, क्या आसान है भारी है। देखते हैं बच्चों कितने सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, ये देखना पड़ेगा हमें। इस क्वेश्चन में बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर देखो तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने हैं। फिर मैं वही वाली बात कह रहा हूँ, 30 सेकंड से ज्यादा इस क्वेश्चन में भी नहीं लगेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को ना पूरी वर्ड टू वर्ड नहीं लिखा है, मैंने इसके पॉइंट्स निकाल के लिख दिए हैं। एक्चुअल में क्या, लिखने में काफी टाइम वेस्ट होता है वीडियो के अंदर। पहले लिखो उसको, ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, जिसमें जरूरत होती है मैं लिख देता हूँ ऑप्शंस, जिसमें जरूरत नहीं होती है मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाल के लिख देता हूँ जिससे बच्चों को समझा पाऊँ। ठीक, तो इसमें दे क्या रखा है, दो दो कंपोनेंट्स हैं एक्स और वाई, उसको मिला के एक सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक है बच्चों, 2 कंपोनेंट्स हैं एक्स एंड वाई, उसको मिला के क्या बनाया गया है, एक सोल्यूशन बनाया गया है। ठीक, तो एक्स का, प्योर एक्स का जो वेपर प्रेशर है वो दे रखा है 63, प्योर वाई का वेपर प्रेशर दे रखा है 78 टॉर। एक्स के मोल दे रखे हैं इतने, वाई के मोल दे रखे हैं इतने, और जो मीजर्ड प्रेशर है टोटल वो कितना दे रखा है 70। मीजर्ड प्रेशर कितना हम मीजर कर रहे हैं,
टोटल प्रेशर वो कितना दे रखा है 70। अब बस ऑप्शंस में इतनी बात पूछी है कि बताओ डेविएशन कौन सा इसमें होगा, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा, क्या होगा, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस आपको पेपर में मिल जाएंगे, आप पेपर कहीं से भी डाउनलोड कर लो, ठीक है, वो बहुत सारी साइट्स हैं जहां भी पेपर मिल जाएगा, और जिसने पेपर दिया उसके पास तो पेपर होगा ही। समझ पा रहे हो बच्चों? वेरी गुड। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो इतनी बात देखते ही आप समझ गए हो गया, राउट लॉ लगा दो। राउट लॉ जैसे ही लगाओगे आपके सामने टोटल प्रेशर आएगा, आप कंपेयर कर लो, प्रेशर ज्यादा आया कम आया, ठीक है, समझ गए? तो मैं राउट लॉ लगा के प्रेशर निकालूं, देखो कितनी कैलकुलेशन भी कितनी आसान है। आपको बताऊं कि राउट लॉ क्या होता है, पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट होता है, यहाँ पे एक्स है तो पी एक्स नॉट, और एक्स का मोल फ्रैक्शन, एक्स का मोल फ्रैक्शन, ठीक, प्लस पी वाई नॉट और वाई का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शंस हैं एक्स एंड वाई, क्लियर है? तो पी एक्स नॉट कितना है जल्दी से बताओ, 63 है, रख दिया भाई 63, ठीक। एक्स का मोल फ्रैक्शन तो एक्स के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, मतलब 5/15, कितना हो गया 5/15, प्लस पी वाई नॉट कितना है 10, सॉरी पी वाई नॉट है अपना 78, और 78 इंटू 10/15, वाई का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, वाई के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, 10/15, इसको काट लो। देखो कैलकुलेशन भी कितनी आसान है, 5 से 3 बार जा रहा है, और 3 से 3 दूनी 6, 3 कम 21 आ गया। इतनी सरल कैलकुलेशन आती है, आपको नहीं फंसाएगा भाई, वो जानता है यार समय की कीमत होती है, 3 घंटे में बच्चे का समय कितना कीमती है, बस उससे कंसेप्ट जान लिया जाए वही बहुत है, ठीक। तो यहां देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, और 1 3 6 18, और 26 दूनी 52, ये 52 आ गया। इधर से 52 प्लस 21 कितना आ गया, 2 और 1 3, 5 और 2 7, 73 आ गया बच्चों, ठीक है। जो कैलकुलेशन से प्रेशर आया वो 73 है, और मीजर्ड कितना है 70, मतलब हमारा मीजर्ड कम आ रहा है, तो एक्चुअल में वेपर प्रेशर घट रहा है, ऐसा बोलेंगे ना। मीजर्ड मतलब एक्सपेरिमेंटली जो मीजर करा है वो 70 पाया गया, और कैलकुलेशन से कितना आया 73, तो जो पाया गया वो कम है ना, तो इट मींस वेपर प्रेशर कम आया है। और किसी सॉल्यूशन का जब वेपर प्रेशर कम आता है तो हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन है। कैसा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउट लॉ। आई थिंक समझ गए होगे। मतलब अब सोचो, ये तो इतनी सारी बात बोल दी मैंने समझाने के लिए, फिर मैं बार बार वही वाली बात बोलता हूँ, इस फॉर्मूले को भी नहीं लिखना होता एग्जाम में, एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है। कैसे भाई, 63 इंटू 5/15 ऐसे लिखेंगे, प्लस प्लस 78 इंटू 10/15, फटाफट से 73 आया, कंपेयर करिए, टिक मारा, आगे चल दिए। इतनी देरी तो लगेगी, बोलो। ये सिर्फ 30, कोई 30 सेकंड का क्वेश्चन है, कोई 10 सेकंड का है, कोई 5 सेकंड का है, इस तरीके से टाइम को मैनेज करना पड़ता है पेपर के अंदर, तब सिलेक्शन होता है। समझ पा रहे हो? कोई क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहे हैं, इट मींस कोई दिक्कत नहीं है, किसी क्वेश्चन से टाइम बचा के भी तो आए होगे। किसी क्वेश्चन को 10 सेकंड दिए तो उससे टाइम बचाया, ऐसे 4-5 मिनट आपने अलग अलग क्वेश्चन से बचाए होंगे टाइम, तो दूसरे में लगाना है। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट प्लस नॉलेज दोनों से बढ़िया खेलता है उसी का सिलेक्शन होता है। समझ पा रहे हो? और ये दोनों चीजों से खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने होते हैं। यही गाइडेंस है बच्चों। अभी तक के 4 क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि कोई भी एक्सटर्नल आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आए। आउट ऑफ द बॉक्स एक भी क्वेश्चन मुझे अभी तक चारों में से कोई नहीं दिखा। मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करूंगा, 12-13 जितने भी आ रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। ठीक, चौथा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नोट कर लो इसे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम से आ गया। केमिकल इक्विलिब्रियम से आया हुआ ये दूसरा क्वेश्चन है। पहले एक ली चैटलियर से आया था, अभी दूसरा क्वेश्चन ये केमिकल इक्विलिब्रियम से आ गया है बच्चों। तो ये जो कुछ चैप्टर्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर से सवाल फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे। समझ पा रहे बच्चों? तो करना क्या है इसमें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, देखते हैं इसको आसान है भारी है, हो सकता है छोटी मोटी कैलकुलेशन हो, इतना भारी नहीं होगा, जरा ध्यान दो। एक इक्विलिब्रियम दे रखी है आपको A से 2B की, ठीक।
उसके लिए कह रहा है कि बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट इज हायर देन फॉरवर्ड। क्या बोला इसमें? जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो ज्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन से। कितना ज्यादा है? बाय फैक्टर ऑफ मतलब 2500, 2500 गुना ज्यादा है। जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो 2500 गुना ज्यादा है फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही तो है कि kf अपॉन kb की वैल्यू जो हो गई वो 1/2500 हो गई। बोलो क्लियर है? kf अपॉन kb को ही तो kc बोलते हैं। जल्दी से बोल दो बच्चों, इसी को kc बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ऊपर 10 की पावर -2 ले जाए, 10 की पावर -2 और 1/25 पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, पॉइंट लगाया, एक जीरो और बढ़ा लिया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा लिया, ठीक है, 0.0 लग गया, 0.04 इंटू दिस, क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10 की पावर -4, ये लिख दिया, तो केसी आ गया। अब हमें केपी निकालना है यार। थोड़ा सा इसमें मान सकता हूं कि हो सकता है 1 मिनट लग जाए, वो भी सिर्फ कैलकुलेशन में। कंसेप्ट तो है ही नहीं इसमें भी। कंसेप्ट आपको पता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपने करे होंगे। यू नो दैट दिस रिलेशन केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी कितना है बताओ? दो में से एक गया, एक डेल्टा एनजी 1 है तो यहां 1 ही रख दो। वेरी गुड। तो केसी कितना है? केसी रख दो इतना। आर की वैल्यू दे रखी है 0.0831 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है? 1000। बहुत बढ़िया, 1000 दे दिया। अब जरा देखो इधर, 1000 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 83.1 आ जाएगा। वेरी गुड। 4 इंटू 10 की पावर -4, 83.1 आ गया। अब बस कुछ नहीं करना यार, 4 से इसको मल्टीप्लाई कोई भी बच्चा कर लेगा। 4 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, 33 और इंटू 10 की पावर -4। वेरी गुड। और एक पॉइंट यहां पे लगाई दो। अब जरा देखो पॉइंट को इधर सरका लो। आई थिंक ऑप्शन में पॉइंट डेसिमल में आंसर दे रखा था। डेसिमल में आंसर जो दे रखा है तो पॉइंट को इधर सरकाओगे तो 0.0332 ये आंसर आ गया। मेरे को भी टाइम नहीं लगा, आपके सामने कैलकुलेशन करी है मैंने। ऐसे नहीं बोल दिया कि कैलकुलेशन आप कर लेना बच्चों, मैंने सामने कैलकुलेशन करी है। सामने कैलकुलेशन करने का मतलब यही है कि आपको ये बताना कि समय नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में भी। मतलब मेरा भेजा होता है ना, दिमाग चलाना पड़ रहा है। किसी क्वेश्चन में दिमाग चलाने वाले क्वेश्चन तो आने ही बंद हो गए। ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा बहुत दिमाग चलाना था। ऑप्टिकल भी देखने थे, स्टीरियो भी देखने थे, सारा कुछ देखना था उसमें। ठीक है, तो 10 आंसर आया था। कल मैंने प्रीवियस वीडियो में वो सवाल आपको करवाया था, आप जाके देख सकते हो। हर एक बात समझाइए उस सवाल की। ठीक, तो इसमें कहीं से कहीं तक दिमाग नहीं है, छोटी छोटी कैलकुलेशन कर वो आंसर आ गया। समझ पा रहे हो बच्चों? वेरी गुड। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने जितने भी ऑर्गेनिक फिजिकल के क्वेश्चन कराए, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है? फिर 2 पार्ट्स में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करेंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ओके, नोट डाउन दिस, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके बच्चों, जरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले मैं यह समझा दूं कि क्वेश्चन क्या है, नहीं तो आप कहोगे सर ने क्या लिख दिया है। मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, मेरी आदत है कि बोर्ड पे अगर क्वेश्चन लिखो तो शॉर्ट में लिखो, बस जो चीज जरूरत है सिर्फ उतनी लिख दो। फालतू की थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें से आप देख सकते हो। तो ये बताना है कि 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। 5 स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पहली बात तो ये होगी कि स्टेटमेंट करेक्ट बताने हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये टिक करेंगे हम। ठीक, अच्छा, स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए देखना क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम। किस किस स्टेटमेंट्स में एटम्स इक्वल आ रहे हैं। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया। कहां का क्वेश्चन है? मोल कंसेप्ट। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो एग्जामिनर है आपकी हेल्प करता है। जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, ये समझ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो कि एग्जामिनर हमारी हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? देखो, कह रहा है सबके मोलर मास भी मुझसे ले लो। कैलकुलेट नहीं करवाऊंगा क्योंकि समय बचाना है तुम्हारा। एग्जामिनर ही आपका समय बचाता है। जो पेपर बनाने वाला है ना नीट का, वो मन में सोचता है मैं बच्चे का समय कैसे बनाऊं, क्योंकि उसे सिर्फ कॉन्सेप्ट को जानना है।
ये नहीं जानना कि उसको इतनी तेज तेज कैलकुलेशन कर रहा है। डॉक्टर बन के कैलकुलेशन थोड़ी करोगे, डॉक्टर बन के डिसीजन लोगे। समझ पा रहे हो बच्चों? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब इसके मोलर मास दे रखे हैं, तो एटम्स निकाल रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का भी नहीं है, और जो भी चीज दे रखी है वो एग्जैक्टली कटने वाली दे रखी है, जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट कट जाएगी। ठीक, तो एटम्स बता रहे हैं, जरा ध्यान दो। मैं सभी के एटम्स यहां निकालता हूं। 106 को 212 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में घटेगा। ठीक है, तो मोल कितने आ गए? 2, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? मोल। तो 2 मोल आ गए, तो 2 मोल आ गए, तो एटम्स कितने हैं? 3 4 5 6, 2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 12 Na। कितने एटम्स आ गए? 12 Na। ठीक है, मैं निकालता चलता हूं स्टार्टिंग में, मैं मन मन में ही कर रहा हूं, और आपको भी मन मन में ही करना है पेपर के अंदर। ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आप लिखने थोड़ी बैठोगे, टाइम वेस्ट करोगे क्या? ठीक, अच्छा 62, जाहिर सी बात है 6 चौक 24, लगभग कितनी बार में जा रहा है? 4। एटम कितने हैं? 2 और एक 3, तो 4 तिया 12, 12 Na आ गए। बोलो ठीक है बच्चों, 12 Na, ये भी एटम से ही मतलब इक्वल आ रहे हैं इसमें भी। अच्छा, ये देखो 40 और 40, जीरो से जीरो का 4 6 24, 6 आ गया, और एटम्स कितने हैं? 1 2 3, और तो 6 थी 18, 18 Na, इसमें कितने आ गए? 18 Na। बहुत बढ़िया। इसमें देखो 12 है, ये 2 है, 2 को डिवाइड करो 6, और 6 कितने एटम है? 2, तो 6 दूनी 12, तो 12 Na, इसमें भी 12 Na आ गए। बहुत बढ़िया। 44 को डिवाइड करो इससे, 44 डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ, 4 पंजे 20, और 5 बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो 2 और एक 3, तो 5 तिया 15, मतलब 15 Na। Na आप समझ रहे हो, एवोगैड्रो नंबर है। Na आप समझ पा रहे होगे बच्चों, एवोगैड्रो नंबर है। तो अब बताओ बच्चों, किस किस में बराबर आ गए? पहला, दूसरा और चौथा, ए बी डी में नंबर ऑफ एटम्स बराबर आ गए बच्चों। मैंने कुछ नहीं करा है, बस ऐसे गिन गिन के यहाँ पे लिख दिए। गिनने भी नहीं है आपको, फटाफट से पेंसिल आपके पास होगी, पेन आपके पास होगा, फटाफट से बस लिखते चलो, फटाफट करो। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड ले लेगा आपके। मतलब कितना समय लग रहा है? अच्छा फटाफट से देखो, 12 Na आ गया, ठीक है, इसको इतना करो, और ये 300 मिनट 12 Na आ गया। ऐसा करने में 5-5 सेकंड में एक निकलता चला जाएगा। इज इट क्लियर? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर किसी की कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा वीक है तो वो 1 मिनट ले लेगा यार। अब फिजिकल का क्वेश्चन में 1 मिनट तो बनता है, क्योंकि ऑर्गेनिक आपका पूरा टाइम बचा रही है, तो फिजिकल में थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। एक आध मिनट तो देना पड़ेगा, 50 सेकेंड या फिर 40 सेकेंड तो देने ही पड़ेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट ही तो है, तभी बच्चा जीतता है रेस में। समझ पा रहे हो? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट और बनाएंगे, उसमें सारे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन खत्म कर देंगे। तो 2 पार्ट में फिजिकल खत्म हुआ, 2 पार्ट में ऑर्गेनिक खत्म हुआ। ऑर्गेनिक अपलोड हो चुका है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और फिजिकल ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये अपने जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी करे हैं, मुझे अभी तक कोई भी भारी क्वेश्चन नहीं मिला, सारे क्वेश्चन इजी थे। फेक अफवाहें हैं कि भारी आया पेपर, भारी आया। फिजिक्स का थोड़ा सा भारी आया है, केमिस्ट्री में अभी तक कोई भी भारीपन मैंने नहीं देखा है पेपर के अंदर। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।